बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, इक़्तिदार के ऐवानों में कैसे बड़े सरप्राइज आते हैं और अवाम ही नहीं बल्कि बड़े बड़े ओहदों पर बैठे कुछ खास लोग भी हैरान हो जाते हैं। ये मंजर आज सुप्रीम कोर्ट में देखा गया। एक नई कानून साजी की गई, सदर आरिफ अलवी ने उस पर दस्तखत किए और गजट ऑफ पाकिस्तान में भी इस कानून को शामिल किया जा चुका है। यकायकी तब्दीली कैसे हुई, इस कानून साजी से किसको फायदा होगा, क्या सियासी मंजरनामा भी इस कानून साजी से बदल जाएगा और सदर आरिफ अलवी जो पहले ऐसी कानून साजी में रुकावट बने रहे अब अचानक कैसे मान गए और बर्फ कैसे पिघली, ये हैं वो सवाल जो आज उठाए जा रहे हैं। क्या नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली अब खत्म होने जा रही है या नहीं, और जेलों में पीटीआई की खवातीन से बदसलूकी का मामला प्रोपेगेंडा है या कोई हकीकत, और IMF माहिदे पर सवाल से सागदार साहब क्यों गुस्से में आए, इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, इम्तियाज आलम साहब, हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन करेंगे हसन रजा पाशा साहब, चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल। सबसे पहले पाशा साहब, आप ये बताइए कि आज ये जो नई कानून साजी हुई है जिसे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एक्ट कहा जा रहा है, इस कानून साजी से क्या नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की जो नाअहली है उसका खात्मा हो सकता है, क्योंकि हुकूमती वज़रा की राय इस हवाले से मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ये कहते हैं कि इन दोनों सियासी रहनुमाओं को इससे कोई फायदा नहीं होगा, जबकि वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी इरफान कादिर साहब ये कहते हैं कि आइन में ताहयात नाअहली का कोई जिक्र ही नहीं है। पाशा साहब, हकीकत क्या है, क्या वाकई नवाज शरीफ की वापसी का दरवाजा आज इस कानून साजी से खुल चुका है? जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हसन रजा पाशा साहब, आपने मेरा सवाल सुना? अच्छा, जी थोड़ा सा सुना है, कुछ थोड़ी सी समझ आ गई है। बात ये है कि ये जो नया एक्ट आया है इसकी सेक्शन 5 के तहत जो पहले से हुए मुकदमात 184(3) के तहत, तो वो उसमें मुतासरा फरीक इस एक्ट के नफाज के 60 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल कर सकता है। अपील में के नहीं, वर्ड रिव्यू लिखा हुआ है, नजरसानी जिसको उर्दू में कहते हैं, तो नजरसानी की अपील हो सकती है। और ये सारा एक्ट जो है टोटल 7 इसकी हैं शिक हैं, और उसमें बिल्कुल रिव्यू के वर्ड लिखा हुआ है कि रिव्यू किया जा सकता है। और अगर पहले कोर्ट ने फैसला किया है तो फिर उससे लार्जर बेंच यानी उससे बड़ा बेंच रिव्यू सुनेगा और उस पर फैसला करेगा। तो मैं समझता हूं कि ये ऑलमोस्ट उसी तरह ही है जिस तरह पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में आर्टिकल 184(3) के हवाले से अपील प्रोवाइड की गई थी। डिस्टिंक्शन ये है कि उसमें अपील प्रोवाइड की गई है, लेकिन इसमें रिव्यू की जो है वो प्रोविजन रखी गई है। तो अच्छा, इसमें एम्बिग्विटी क्यों है? जी एक मैं हसन रजा पाशा साहब, इसमें लिखा हुआ है अपील जस्ट लाइक 185, तो 185 के अंदर जो फैक्ट्स का भी रिव्यू हो सकता है, लॉ का भी रिव्यू हो सकता है। तो ये तो सर फिर फुल फ्लेज अपील हो गई और फुल फ्लेज नजरसानी हो गई ना, कि नए बेंच बैठ के सुनेंगे नए जज। जी सर। जी, आवाज जरा कट रही है। 185 के तहत वैसे ही एपेलेट जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास, और 185 के तहत कोई फैसला किसी भी होता है किसी भी केस का, तो उसमें रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यू की प्रोविजन मौजूद है। और एक और चीज आपने देखी है इस एक्ट में कि अपनी मर्जी का वकील भी कर सकते हैं। ये शिक जो है ये उसमें भी थी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट में, तो ये इसमें भी डाल दी गई और ये मंजूर हो गया। अब ज़ाहिर है गजट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है, इसमें शाया हो चुका है, तो ये कानून तो बन गया है। तो पाशा साहब, हुकूमती वज़रा की राय इस पर मुख्तलिफ क्यों है, एम्बिग्विटी क्यों है? वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी इरफान कादिर कहते हैं कि आइन में ताहयात नाअहली का कोई जिक्र ही नहीं है, जबकि वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ये कहते हैं कि इन दोनों सियासी रहनुमाओं को इस नए कानून से कोई फायदा नहीं मिल सकता। मेरा ख्याल है कि इस नए कानून के तहत उनको फायदा मिल सकता है। अच्छा, क्योंकि 184(3) के अगर केसेस है, अब देखना ये है कि जो तरीन साहब वाला केस है क्या वो 184(3) के तहत था या 185 के तहत था। यही चीज नवाज शरीफ के केस में है कि वो भी 184(3) के तहत नहीं था,
वो था 185 के तहत ही नीचे से प्रोसीडिंग्स ऊपर आई थी, तो 184(3) नहीं है, तो मेरा ख्याल है आजम नजीर तारड़ साहब की बात में वजन है। ठीक है, इम्तियाज आलम साहब, कानूनी तमाम नकात आपने सुन लिए, क्या कहेंगे आप? दोबारा से रास्ता खुल चुका है इस नई कानून साजी से नवाज शरीफ की वापसी का? देखिए, ये जो हमारी पुरानी जितनी ज्यूरिस्प्रूडेंस है और फैसले हैं वो इतने ज़्यादा मुस्तदम हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सारी जो हिस्ट्री है इसे दोबारा से ठीक करने में कई साल लगेंगे। दूसरा ये है कि ये एक रास्ता खोला गया है, अब मालूम नहीं 8 रुकनी बेंच वो जो प्रोसीजर वाला एक्ट आया था उसके साथ क्या सलूक करता है। अब इतनी ब्लेटेंट है सुप्रीम कोर्ट अपने बेंच बनाने में कि वही 8 लोग हैं, बाकी 7 जजेस को फारिग कर दें अगर वो सीनियर जजेस को जो कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट ठीक नहीं कर रही है, वो सियासी उलझने सुलझाने की बजाय उससे बिगाड़े जा रही है। पहले ही मुल्क जो है एक बड़ी खौफनाक रास्ते में चल निकला है, आपकी शहरी आज़ादियाँ और हकूक़ तो ख़त्म हो रहे हैं। बेशुमार लोग बग़ैर किसी मुकदमे के गिरफ़्तार हुए हैं या जो 9 मई के मामलात में तशद्दुद में मुलव्वस नहीं थे वो भी धरे गए हैं। इसी तरीके से अब मिलिट्री कोर्ट्स आ रही हैं। ये सब कुछ मैं समझता हूँ कि अच्छा शगुन नहीं है। हम जमहूरियत पाते पाते जमहूरी हकूक़ खो रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि ये जितनी खौफनाक सेंसरशिप लग गई है मीडिया पे, ये इसके बारे में भी ये जमहूरियत पसंद जमातें जो बैठी हैं हुकूमत में, इन्हें सोचना चाहिए ये क्या किस हुकूमत में किस लिए आए थे। इनका तो एजेंडा था 26 नुकात, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि तमाम जमातें जो हैं वो किसी न किसी तरीके से उसी सरपरस्ती चाहती हैं फौज, और अगर वो कभी बिदकती भी हैं तो सिर्फ इसलिए कि ताकि दोबारा उनके पाँव पड़ सके। इससे तो पाकिस्तान में जमहूरियत का मसला और आईनी हुक्मरानी का मसला कभी हल नहीं होगा। कल नवाज शरीफ था ज़ेर एतमाद, आज इमरान खान हैं, और ये सिलसिला कब तक चलता रहे? ये बंद होना चाहिए और हमें एक खुला मैदान देना चाहिए। अभी तक तो ये मालूम नहीं है कि अब नई स्कीम क्या है, इलेक्शन आया अक्टूबर में भी होंगे या नहीं होंगे। क्या ये मामला बन गया है कि इमरान खान पहले जब तक नाअहल नहीं किया जाएगा इंतखाबात नहीं हो सकेंगे? क्या ये बात है? ये तो बड़ी खौफनाक बात है। और फिर ये है कि पार्टी तोड़ने का बनाने के सिलसिले पहले ही हमने देखे हैं, अब भी चल रहे हैं। और ये जो अफसोसनाक बात जो मुझे नजर आई है कि ये तहरीक इंसाफ किस तरह की पार्टी थी। क्या ये सारे तमाशबीन इकट्ठे हुए थे? क्या ये सिर्फ एक पिकनिक पार्टी बनाने आए हुए थे? एक झटके में ये सारे झाग की तरह बैठ गए हैं। बड़ा अफसोसनाक बात है, और कोई मज़ाहमत भी नहीं है। चलिए उनसे गलती हो गई बड़ी, एक रादर बड़ा फेटल एडवेंचरिज्म था जो 9 मई को हुआ, वो नहीं होने करना चाहिए था, और ना ही यादगारें मिसमार करनी चाहिए थी और उनकी तौहीन करनी चाहिए थी शुहदा की यादगारों की। ये बहुत ही एक रेड लाइन क्रॉस की गई थी। लेकिन वो मुकदमा चलते रहे, वो सिविल अदालतों में चले और ड्यू प्रोसेस हो और इंतखाबात की कोई तारीख तो सामने आए। अब तो लगता ही है कि इंतखाबात अक्टूबर की तारीख भी कहीं गायब हो गई है। तो मैं समझता हूँ ये शर्मनाक बात है जो भी इस मामले में पार्टियां हिस्सा बन रही हैं, क्योंकि बतौर शहरी मेरा हक राय दही माजी में भी उस पर हाथ डाला गया, उसे खराब किया गया, दबाया गया, अब फिर खराब किया जा रहा है। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अवाम को हक राय दही मिलना चाहिए, और ये सियासी बहरान का हल यही है कि अवाम को वाकई अपने नुमाइंदे चुनने का मुनसिफाना तरीके से मौका मिलना चाहिए, जो कि नजर नहीं आ रहा। ठीक है रिजवान रज़ी साहब, सो मोटर फैसलों पर नजरसानी का नया कानून है, पंजाब इलेक्शन केस में बड़ी हलचल है। क्या लगता है आपको इस कानून के नफाज के बाद पंजाब इलेक्शन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई जवाब निकल आया है? अब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी करेगी, या फिर इस कानून के बाद भी पंजाब इलेक्शन का जो फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस केस में दिया गया है वो वैसे ही रहेगा? देखिए, इलेक्शन का फैसला जो है वो उसका शायद इससे कोई ताल्लुक नहीं है।
कोई खींच-तान के निकाल लें। मुझे तो नस्ला टावर के वो मजलूमीन याद आ रहे हैं। 350 लोग जो हैं उनको रातों रात उनकी घरों से निकाल के बाहर सड़कों पे बिठा दिया गया और उनके पास कोई फोरम दस्तयाब नहीं था कि किसी जगह पे जाके अपनी सुनवाई के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते। आज के इस कानून से नस्ला टावर के उन लोगों को हक़ अपील मिल गया है कि वो जाके सरकार के उन अदारों के ख़िलाफ़ दरख्वास्त कर सकें, उन्हें अदालतों में घसीट सकें। उनकी सारी उम्र की कमाई चली गई। देखिए, अपील का हक़ जो है वो तो दुनिया के तमाम फ़ैसलों के ख़िलाफ़ होता है और नज़रसानी का हक़ भी होता है। ये जो चीफ़ जस्टिस साहब का सुओ मोटो था, ये एक ऐसा कानून बन गया हुआ था, मैं बड़ी माजरत के साथ उसे काला कानून नहीं कह रहा, लेकिन एक ऐसा कानून बन गया हुआ था कि जो हरफ़े आखिर था और वो जो मर्जी फैसला कर दें। चीफ साहब जो हैं वो नस्ला टावर तो गिरा जाते हैं, लेकिन 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर जो ट्विन टावर बना हुआ है उसको लीगलाइज कर जाते हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है और उनकी इस के खिलाफ कहीं पे सुनवाई नहीं हो सकती। पहली बात। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को अगर कोई रिलीफ मिलेगा भी, और जिस तरह मीडिया के ऊपर फैलाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत तासुर है। नवाज शरीफ साहब को अगर कोई रिलीफ मिलना है तो वो उस दरख्वास्त से मिलना है जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भून साहब के दौर के अंदर सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने आज तक बवजूद उसको सिर्फ एक दफ़ा समाअत के लिए मुलतवी किया, वो भी सिर्फ एडजर्नमेंट करने के लिए। उसके अलावा उस दरख्वास्त को टेकअप नहीं किया, जिसके अंदर पाकिस्तान बार काउंसिल भी मेरा ख्याल है कि हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की वो ओरिजिनल पिटीशन थी जिसके अंदर उन्होंने ताहयात नाअहली को चैलेंज किया था, क्योंकि ये बहुत बड़ी सज़ा है। आप ये सज़ाए मौत से भी बड़ी सज़ा है, आप किसी को जिंदा दरगोर कर दें, उसके फंडामेंटल राइट छीन लें फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो इसके खिलाफ वो अपील में गए थे और वो एप्लीकेशन टेकअप अगर हो जाएगी तो अगर नवाज शरीफ साहब को कोई रिलीफ मिलना है तो उस दरखास्त के अंदर मिलेगा। और इरफान कादिर साहब भी यही कहते हैं कि आइन में तो जिक्र ही नहीं है। जी बिल्कुल, इरफान कादिर साहब जो है वो इसी को ही कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी कि ताहयात नाअहली नहीं होती और डेफिनेटली जो आर्गूमेंट सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। जी सुनवाइए। ये जज साहिबान शामिल थे, मियां साकिब, ये मौजूदा जो है बंदयाल साहब, इजाजुल हसन साहब, अजमत सईद साहब और सजाद अली शाह साहब। इन्होंने कह दिया कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये फॉर लाइफ है। आइन है पाकिस्तान में ये लफ्ज़ लिखा नहीं है कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ है। बड़े से बड़े जो खौफनाक से खौफनाक जो जराइम है वहाँ पे भी लाइफ नहीं है, यहाँ पे कैसे लाइफ हो गई जबकि आइन में लिखा ही नहीं है। क्या ये उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही लिख दी थी या नहीं लिखी थी? आइन में तात नाअहली का जिक्र ही नहीं है। इरफान कादिर साहब ये कहते हैं, बयानात में कुछ तजाद भी पाया जाता है। जो हैं वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि इन दोनों को इससे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे रजी साहब? बस मैं कह रहा हूँ कि दोनों दुरुस्त कह रहे हैं। मैं इस पे ये एंडोर्स करना चाह रहा था कि नवाज शरीफ को अगर रिलीफ मिलना है तो दूसरी पिटीशन से मिलना है जो कि अदालत के अंदर ताहाल ज़ेर समाअत है। इससे उनको नहीं मिलना, इससे इमरान खान साहब की जो मुस्तकबिल की नाअहली है उसके लिए राह हमवार की जा रही है। और हमारी अदलिया के जज अक्सर ये करते हुए पाए जाते हैं, बाद में वही केसेस जो हैं वो गले में पड़ जाते हैं। ठीक है सलमान आबिद साहब, नवाज शरीफ साहब को फायदा होगा इस कानून साजी से या नहीं? देखिए, पाकिस्तान की कहानी बड़ी दिलचस्प है। कभी यहाँ सियासत को, कभी जमहूरियत को, कभी आइन को, कभी कानून को किसी की हिमायत में और किसी की मुखालफत में इस्तेमाल किया जाता है। कभी किसी को लटकाना होता है, कभी किसी को डिस्क्वालीफाई करना होता है, कभी किसी को वापस डिस्क्वालिफिकेशन से बाहर निकालना होता है। तो हमारे ये जो आइन साज हैं ये फिर सियासी तशरीयाँ कर करके, कानूनी तशरीयाँ कर करके एक दूसरे के लिए जवाब पैदा करते हैं और फिर उनके लिए रास्ता निकालते हैं। ये कोई बात नहीं है कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली जो है ख़त्म करने के हवाले से कोई पहली बात सुनी जा रही है। पूरी मुस्लिम लीग नून का बयानिया ही इसी बुनियाद के ऊपर खड़ा हुआ है और ये कहा जा रहा था कि जब भी हमारे कोई मामला तय होंगे उसके अंदर एक नुक्ता तो ये होगा कि नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली ख़त्म की जाए। तो अब अगर उसके लिए कोई ग्राउंड बन रही है, चाहे वो इस पे बने चाहे वो उससे बने, यानी ये तो मुस्लिम लीग नून जो है, नवाज शरीफ साहब चाहते हैं ना कि उनकी नाअहली ख़त्म हो और ये इसी उनकी अपनी हुकूमत के अंदर ही कोई चांस बन सकता है ना इनकी नाअहली ख़त्म होने का। तो आप देखिए किस तरीके से हम यू टर्न लेते हैं। जिस वक्त उनको नाअहल किया गया अब उनको अहल करने की कोशिश की जाएगी। तो ये सारा खेल से हमें हासिल क्या हुआ है?
अब आप देखिए, जो इम्तियाज़ आलम ने एक बुनियादी बात उठाई है, मैं भी बार बार ये बात उठा रहा हूँ कि इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, चाहे वो सियासी प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है, चाहे वो पार्लियामेंट से बाहर हो रहा है, हुकूमत के अंदर हो रहा है, अपोजिशन के अंदर हो रहा है, अदालतों के अंदर हो रहा है, एस्टैब्लिशमेंट की सतह पे हो रहा है, क्या इससे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा या पीछे की तरफ जाएगा? लोग हम पे सवाल उठा रहे हैं कि ये किस किस्म का पाकिस्तान, किस किस्म का रियासती निज़ाम, किस किस्म का हुकूमती निज़ाम, किस किस्म का आइनी निज़ाम, किस किस्म का कानूनी निज़ाम हम चला रहे हैं। ये जो जमहूरियत बड़ी मुश्किल से अपने इर्तिकाई अमल से गुजर रही है, कमज़ोर है, यहाँ इदारे भी कमज़ोर हैं, यहाँ सहाफ़त भी कमज़ोर है, यहाँ हमारे यहाँ इंसानी हकूक़ के मामलात भी कमज़ोर हैं। हम इन सब चीज़ों को दागदार कर रहे हैं और अपनी वो रिवर्स हो रहे ना। अब मसला ये है कि इनको तो आगे बढ़ना चाहिए था ना। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे अदालतों के मामलात, जो भी इम्तियाज़ आलम साहब ने बात की है, हमारे यहाँ बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। अब आप देखिए ना, इलेक्शन के ऊपर कोई क्लैरिटी इस वक्त किसी के अंदर नहीं है और सब इलेक्शन को ढूंढने का बहाना भी ढूंढ रहे हैं। और मैं अभी जब 2 दिन पहले इमरान खान साहब से मिला तो उन्होंने कहा मुझे तो बिल्कुल डाउट है इलेक्शन अपने वक्त पे नहीं होंगे। यानी अब इस एक ऐसे मौके पे जब हम जून के अंदर जाने वाले हैं, अक्टूबर में इंतखाबात होने हैं, उसके बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है और हर एक उसकी आईनी तशरीह दे रहा है। मैं अभी एक महफिल से उठ के आया हूं और उन साहब ने जस्टिफिकेशन दी है, इंतखाबात अगले 2 बरस नहीं होंगे, उसका उनका पूरा फार्मूला उनके पास मौजूद है। तो ये जो एम्बिग्युइटी क्रिएट की जा रही है, इसको खत्म करें, इलेक्शन अनाउंस हो, अक्टूबर में करवाएं, लेकिन इस मुल्क के अंदर इदारों की बालादस्ती को आगे बढ़ाएं। ये नहीं हो सकता कि इदारे जो है वो लोगों की जमानतें दे रहे हो और बाहर निकलकर वो उनके साथ उन जमानतों का मजाक उड़ाया जा रहा हो। जो जजेस ये कह रहे हो कि अगर आपने बाहर निकलना है तो हम ये तरीका ठीक नहीं है, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। तो इसलिए सबको, सब फरीकैन को, इमरान खान समेत, थोड़ा सा होशमंदी के साथ आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान एक मुश्किल स्टेज से गुजर रहा है। ये मुहिम जोई और एडवेंचरिज्म के जरिए पाकिस्तान को चलाने की कोशिश जो है, ये जमहूरियत की मंजिल को और ज्यादा दूर ले जाएगी। सलमान भाई, इमरान खान साहब से मिलके आए हैं, कोई अंदर की बात पूछ लें इनसे। नहीं, अंदर की बात तो आजकल बहुत से और लोगों के पास है। इमरान खान साहब को तो आपने चारों तरफ से बंद कर दिया, अब अंदर की बात, इसीलिए तो अंदर की बात आपसे पूछ रहे हैं। ऑडियो लीक्स कमीशन और अदालती इस्लाहात बिल केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर लिए गए हैं। क्या देख रहे हैं आप? क्या जो जजेस की तकसीम है वो खत्म हो पाएगी? क्या हुकूमत और अदलिया की जो महाजराई है वो कम हो पाएगी? मेरा ख्याल है कि जजेस की तकसीम अभी फौरी तौर पे मुझे ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही और उसमें खलीज ज़्यादा गहरी और बड़ी हो गई है। देखें, बात यह है कि कमीशन एक हुकूमत ने अपने एक कानून के तहत बनाया जिसका नाम है पाकिस्तान कमीशन फॉर द इंक्वायरी एक्ट 2017। उसकी सेक्शन 3 थी जिसके तहत बनाया गया और उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि वो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कोई सलाह मशवरा करना है या उनका। हाँ, रवायत है और आज किसी केस की हेयरिंग के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने भी ये फरमाया कि रवायतन मुझसे पूछना चाहिए था। ठीक है कि रवायतन उनसे पूछ सकते, लेकिन कानून चाहिए। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है उसमें कि जो हुकूमती मौक़िफ़ हमने सुना है वो ये कह रहे थे कि चूंकि इसमें जनाब चीफ जस्टिस साहब इंटरेस्टेड पार्टी थे, उनके कोई मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन रिश्तेदार वो इसमें उनकी ऑडियो लीग TOR का हिस्सा थी, तो हमने उनको ऑन बोर्ड ना ले तो इन्वॉल्वमेंट ना हो, ताकि कोई कल इतना कह सके कि चीफ जस्टिस साहब ने उनको सामने रख के अपनी मर्जी का जज जो है वो तैनात किया। तो इसीलिए जो सीनियर प्यूनी जज था उसको हमने मुकर्रर कर दिया चेयरमैन, और जो बाकी 2 मेंबर्स हैं उनसे तो जरूरत ही नहीं थी ना इनकी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में वहां बैठे थे। चूंकि 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान थे जो कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है, उनका एक इंडिपेंडेंट जो है वो है सारा स्ट्रक्चर। तो इस हवाले से उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। तो तीसरी जो सबसे अहम है जो काजी फैज़ साहब ने उस दिन सेकंड हेयरिंग के दौरान की कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत चाहिए था कि ये नोटिस देते, उसके बाद फिर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास करते, लेकिन नोटिस नहीं दिया गया। ये ज्यादती की गई है। अब सुन लेते, अटॉर्नी जनरल को नोटिस दे के सुनते। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जो है वो बाद में दे रहे हैं, पहले उनको सुन रहे हैं बुला के। तो ये सारी चीजें हैं जिनको देखना पड़ेगा। और
जो फॉर्मेशन ऑफ बेंच है इसकी भी, वो जो एक्ट को जिस रिस्ट्रेन किया गया, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर 8 रुकनी बेंच है उसकी भी, इन सब की अगर देखेंगे तो ये नजर आता है कि ये मामलात कोई जल्दी सोचने वाले नहीं है। बल्कि मैं एक और बात ये कहूंगा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के रिटायर होने के बाद भी मुझे नहीं लग रहा कि हालात कोई सुधरे। अच्छा, इम्तियाज आलम साहब, हसन रजा पाशा साहब को नहीं लग रहा कि हालात मुस्तकबिल करीब में सुधरने वाले हैं? जजेस की तकसीम जो है बज़ाहिर वो ख़त्म होती दिखाई नहीं दे रही। ऑडियो लीक्स कमीशन और अदालती इस्लाहत बिल केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया। आपको क्या लगता है आगे चलकर हुकूमत और अदलिया की महाजराई कम होती देख रहे हैं और ये जो जजेस की तकसीम है ये ख़त्म हो जाएगी? देखिए, ये कानून जो आया है उसमें तो इलेक्शन कमीशन की अपील जो है वो आ जाएगी, इसके अंदर ये कवर होती है, इसीलिए ये मुकदमा मुलतवी किया गया है। अब ये 8 रुकनी बेंच वो प्रोसीजर के बारे में क्या करेगा, तो वो तो वैसी मेजॉरिटी है 15 के सुप्रीम कोर्ट के तादाद जो है, ये 8 जो जजेस हैं वो मेजॉरिटी है। अगर यही का जजेस बैठे होंगे अपनी जनरल मीटिंग में, जजेस की मीटिंग में, तो वहाँ भी इनकी अक्सरियत है। अब ये मैं समझता हूँ कि ये मजाक ही बन गया है पाकिस्तान में सिविलियन इदारों का, ख़ास तौर पर जुडिशरी का। हम रोते रहते हैं मार्शल लॉ को, लेकिन ये जो जज पाकिस्तान की तारीख में सारा कुछ करते रहे हैं, इनके लिए भी तो कोई ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलेशन कमीशन बने। इन्हें भी तो कहीं साकिब निसार, इफ्तिखार चौधरी से लेकर जितने भी माजी में इस तरह के नज़रिया ज़रूरत वाले ये दूसरे जजेस, इनका भी कोई हिसाब होना चाहिए। इन पर भी तो कोई तारीखी वर्डिक्ट तो कम से कम आए। और दूसरी बात यह है कि भाई ये मैं पीडीएम वालों से पूछना चाहता हूँ कि भाई आपका मैंडेट तो 26 नुकात का था, आपने सारे 26 नुकात से गद्दारी की है, धोखा दे दिया आपने अवाम को। इन सारी जमातों को शर्म आनी चाहिए। और ये जो इन्होंने एजेंडा दिया था उससे पीछे हट गए हैं। इमरान खान तो ये इनके बकौल वो लाडले थे ही, उन्हें लाया गया था बड़ा एहतमाम के साथ, उनकी बस में लोगों को चढ़ाया गया था। अब उन्हें उनकी बस से लोग उतारे जा रहे हैं। ये तमाशा बंद करें पाकिस्तान में, ये बंदर का तमाशा है, सियासत का बना दिया है बंदर तमाशा, और इसमें ये सब लोग शामिल हैं। अब कौन जमहूरियत पसंद रह गया है, कौन आमरीत मुखालिफ रह गया है, कौन इंसानी हकूक़ का हामी है, कौन मीडिया फ्रीडम का हामी है? ये जितनी मीडिया की बॉडीज़ हैं क्यों नहीं बोलती? ये जो टोटल सेंसरशिप लग गई है मीडिया पे, कोई बोलने के तैयार नहीं है, कोई डिफाई करने के तैयार नहीं है, कोई स्टैंड करने के तैयार नहीं है। वो सिविल सोसाइटी की छोटी छोटी तंजीमें हैं और जो उन्होंने एक अपना बनाया हुआ है एक फरीज़ा तारीखी, वो निभाते रहते हैं बेचारे, बोलते रहते हैं, अब भी वही बोल रहे हैं। और अब इमरान खान और उनकी पीटीआई के लोगों की जो शहरी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, वही लोग आवाज़ उठा रहे हैं जिन्हें वो कहते थे, जिनका तमस्सर उड़ाते थे और जिन्हें बुरा भला इमरान खान कहते थे, वही खड़ी हो रही हैं। उनकी पार्टी में से कोई खड़ा भी नहीं हो रहा। सही। उनके पास थोड़े वर्कर्स हैं, लाखों की तादाद में हैं, कम से कम वहीं से कुछ लोग आवाज़ तो अपने कम से कम अपने लोगों की रिहाई के लिए तो आवाज़ उठाते हैं। सही है। वो भी ये सिविल सोसाइटी के लोगों को उठानी पड़ रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अजीब तमाशा है। बस अब मुझे तो कोई इसमें से रोशनी की किरण नजर नहीं आती। यानी आपको भी महाजराई खत्म होती जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। पार्टी बनाई जा रही है। ठीक है, बंद करें किंग्स पार्टी बनानी, थोड़ी बना ली आपने माजी। दुरुस्त। आगे बढ़ते हैं। सलमान आबिद साहब, सारी ये जो सिचुएशन है, इमरान खान साहब का एक शिकवा भी सामने आया है। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ताकतवर के सामने अपने इख्तियारात से दस्तबरदार हो चुकी है। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, पहली बात यह कि पाशा साहब ने कहा है कि जुडिशरी तकसीम हुई है। तकसीम तो ये पूरा माशरा हुआ है, तकसीम तो ये पाकिस्तान के तमाम इदारे हुए हैं। मीडिया में तकसीम नज़र नहीं आ रही, हमारे आइन और कानून के नाम पे जो तकसीम नज़र आ रही है वो नहीं देख रहे हम। हमारे जो बाकायदा इदारों के दरमियान जो तकसीम नज़र आ रही है, देखिए पूरी सोसाइटी जो है वो बाकायदा एक पोजीशन लेके खड़ी हो गई है और उस पोजीशन के अंदर आइन और कानून पीछे रह गया है। इसलिए ये क्राइसिस जो है ये सिर्फ जुडिशरी तक महदूद नहीं है, ये सिर्फ जो है वो अपना सियासतदानों तक महदूद नहीं है, ये पूरा का पूरा एक स्टेट क्राइसिस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा, इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में जुडिशरी कब आज़ाद थी जो इमरान खान साहब आज गिला कर रहे हैं? क्या उनके दौर में आज़ाद थी या उससे पहले कहीं आज़ाद थी?
हमारे यहाँ तो मजमूई तौर पे एक नजरिया जरूरत जो है, समझौतों की जो सियासत है वो बालादस्त रही है इंस्टीट्यूशंस के अंदर, हर जगह पे रही है, और उसकी रिफ्लेक्शन भी हम देख रहे होते हैं। इसलिए मैं ये कहना ये चाहता हूं कि बदकिस्मती से चाहे हमारे यहाँ मार्शल लॉज रहे हो, चाहे हमारे यहाँ सिविल हुकूमतें रही हो, जमहूरी हुकूमतें रही हो, चाहे हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया हो और चाहे हमने कोई माहिदा किया हो, हमने पाकिस्तान में इदारा साजी नहीं की है, हमने इदारों को मजबूत नहीं बनाया है, हमने इदारों के नाम पर अफराद को मजबूत बनाया है, अपने सियासी एजेंडे, फैमिलियों को मजबूत बनाया, अपने सियासी एजेंडे, अपने जाती मफादात को बालादस्त रख के इदारों को बतौर ढाल इस्तेमाल किया है। उसकी वजह से आज हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां इम्तियाज आलम साहब भी कह रहे हैं, पाशा साहब भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, रिजवान रजी भी कह रहा है, हम एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो चुके हैं कि इस रियासत को एक बड़े बुरहान से कैसे बाहर निकाला जाए। सही जी, रजी साहब क्या आपको महाजराई खत्म होती दिखाई दे रही है आगे चल के? मैं तो इनसे बिल्कुल इंडोर्स करता हूं। डिवीजन बड़ी शदीद हो चुकी है, जैसे पाशा साहब ने फरमाया, और वो सिर्फ जुडिशरी के अंदर नहीं है बल्कि पूरे मुआशरे के अंदर एग्जिस्ट करती है, वो इंतज़ामिया के अंदर एग्जिस्ट करती है। ये फलाने का है, ये हमारा है। अब देखिए इमरान खान साहब जो हैं गुज़िश्ता 10 साल से सड़क पे हैं, वो अपोजिशन में हो वो हुकूमत में हो, उनकी टोन एक ही रहती है। हालांकि हमारे यहाँ ये भी है कि हुकूमत के अंदर आने के बाद लोगों की टोन और होती है या होनी चाहिए, और अपोजिशन के अंदर और होनी चाहिए। इमरान खान साहब के सारे बयानात उठा के देख लीजिए, जब वो 3 साल 7 महीने हुकूमत में रहे हैं। ठीक है रजी साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। हसन रज़ा पाशा साहब, आपने खुसूसी तौर पे हमें वक्त दिया, आपको बहुत शुक्रिया। तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे। इमरान खान साहब ने खदशा जाहिर किया कि जेलों में खवातीन के साथ बदसलूकी हो रही है, दूसरी जानिब तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट और ही कुछ कह रही है। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने जिक्र किया, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि खबरें आ रही हैं खवातीन से जेलों में बदसलूकी की जा रही है। इसके जवाब में मोहसिन नकवी भी आ गए, उन्होंने मुस्तरद कर दिया तमाम तर इल्ज़ामात को। वो कहते हैं कि तमाम तर एक प्रोपेगेंडा है निगरान हुकूमत की जानिब से जेल में खवातीन पर तशद्दुद के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई 2 रुकनी, जिसने तशद्दुद के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं, और उस कमेटी की जानिब से कहा गया कि तमाम तर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। सवाल हमारा ये है कि क्या जेल में खवातीन से जो बदसलूकी से मुतालिक बात की जा रही है महज एक प्रोपेगेंडा है या इसमें कोई हकीकत भी है? इम्तियाज आलम साहब, ये बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं। मैं अफवाहों में नहीं जा रहा, लेकिन अगर ये सवाल उठा है, ये अच्छा हुआ है कि डिप्टी कमिश्नर और एक एसपी गई हैं जी और जाके मिली हैं, लेकिन इनके वकील क्यों नहीं हाई कोर्ट जाते और जज साहब कोई बैठे और ऑर्डर करे कि भाई इन्हें अदालत में पेश किया जाए, या लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब खुद क्यों नहीं इंस्पेक्शन कर सकते? और इनके जजेस की ड्यूटीज़ भी होती हैं कि जाके जेलों का वो मायना करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। क्यों नहीं जाते तहरीक इंसाफ के वकला? बड़ा इन्हें रिलीफ मिलते रहे हैं। ख़वातीन के मामले पे क्यों सांप सूंघ गया है? और ये तफ्तीश होनी चाहिए इस बात की, और उसका तरीका ये है कि जुडिशल इंटरवेंशन हो। ये हकूक़ का मामला है, और वैसे मैं ये हैरान हूँ कि जितना शोर शराबा किया जा रहा है, इन लोगों ने ज़ियाउल हक की आमरीत के दौरान जेलें नहीं देखी है। सही। ना ही इन्होंने अयूब खान के दौर में जिस तरह बलोचों और पश्तून रहनुमाओं ने जेलें काटी थी वो देखी हैं, ना इन्होंने याया खान की जेलें और कोड़े खाए हैं। इन्हें पता नहीं है कि मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या हुआ था। इन्हें मालूम नहीं है कि ज़ियाउल हक के दौर में पीपल्स पार्टी के दसियों हज़ार वर्कर्स के साथ क्या हुआ। हमें जी काली कोठरी में बंद कर दिया गया। मैंने प्रेफर किया हमेशा जेल में कि मुझे वो फांसी घाट की चक्की मिल जाए, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर होती है बैरक के मुकाबले में, जहाँ भरे हो। फिर आपकी ख्वाहिश की तकमील हो गई थी। पानी 2 रोटियाँ, साफ पानी और 2 रोटियाँ। खुदाई खिदमतगार हमारे साथ जेलों में होते थे। अच्छा। वो जेल मैनुअल लेके बैठ जाते थे कि भाई इतना मेरा दाल है, इतना मेरा आटा है, इतनी मेरी सब्जी है, ये मुझे आप दे दें। और बिजाल जेल इंतजामिया उन्हें ना दे सकती। मैंने देखा। और फिर वो रिहा नहीं होते थे। वो कहते थे कि हमारी तहरीक चल रही है, अब इसके लिए जेल में आए हैं, तो हमने तो जेल से जाना नहीं।
ये पता नहीं कहाँ से फांटर इकट्ठे हुए हैं, ये एक पिकनिक मना रहे थे, इनका ख्याल था, और ये सैर और तफरीक करने कोर कमांडर के घर में घुस गए और GHQ भी चले गए। इन्हें अंदाजा नहीं था ये करने के जा रहे हैं। कोई इनकी सियासी तरबियत नहीं थी, कोई इन्हें की पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं थी। मुझे बड़ी खुशी है, मैं वो डॉक्टर साहबा जो हैं, ये पंजाब की लीडर यास्मीन राशिद और वो महमूद साहब, वो बड़े हिम्मत से खड़े हैं। ये सियासी लोग हैं, एक जमात इस्लामी से आए हैं, एक पीपल्स पार्टी से आई हैं, इनकी कोई सियासी ट्रेनिंग है, वो खड़े हैं। मैं हैरान हो गया आज एजाज चौधरी साहब की बात करें, एजाज चौधरी भी की बातें सुन के हैरान हो गया। भाई आपने कैसे रिजाइन कर दिया जब मुश्किल पड़ी है पार्टी को उसके ओहदों से, और अभी आप रुकन भी हैं। कुछ शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, और हंस हंस के बातें कर रहे हैं अपनी मौका परस्ती पे। और अगर आपने रोका क्यों नहीं इमरान खान को? अगर इमरान खान एक एडवेंचरस लाइन लेने जा रहे थे, इमरान खान अगर आपको कंसल्ट नहीं करते थे और खुद जाती फैसले करते थे, तो आप इस पार्टी में बैठे क्यों थे? सिर्फ मौज मेला करने के लिए और हुकूमत में वजीर बनने के लिए और फायदे उठाने के लिए। ये बड़ा शर्मनाक सियासी कल्चर हमने देखा है। पहले इन्होंने सारे जहान को गाली दी, तूफान बदतमीजी फैलाया, अब ये बात कर रहे हैं जमहूरियत की भी और इंसानी हकूक की भी। इन्हें जेब नहीं देता कि इंसानी हकूक की और जमहूरियत की और प्रेस की आज़ादी की बातें करें। अब ये सहाफ़ी पकड़े हुए हैं, पता नहीं मर गए हैं या जिंदा हैं। वो जैसे भी थे, सहाफ़ी थे या नहीं भी कोई मानता, तो वो अपने वो इस पेशे से मुतल्लिक लोग रहे हैं। वो कहाँ गए हैं कोई पता नहीं है उनका। इसी तरह औरतें हैं, उनके बारे में बातें आ रही हैं, बच्चों के बारे में बातें आ रही है। बट जो लोग इन्वॉल्व नहीं है वायलेंस में, तशद्दुद में, तोड़ फोड़ में, उन्हें आप रिहा कर दें। उन्हें क्यों आपने रखा हुआ जेल? तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अफसोसनाक मंजर है, और ये बहुत शर्म की बात है पीडीएम की पार्टीज के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए। ठीक है, ये जो पार्टी के कम जो जमहूरियत के लिए लड़ती रही हैं पार्टियां, खासतौर पर पीपल्स पार्टी से मैं उम्मीद करता हूं कि वो ये सारी जो वायलेशन हो रही है जमहूरी और इंसानी, शहरी और सिविल हकूक की, के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अब हम तो सिविल सोसाइटी तो बहुत कमज़ोर है, हमारी बात लोग कौन सुनेगा? अगर हुकूमत की सारी पार्टियां ही जमहूरियत खुशी पे तुल गई तो हम क्या करें? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सलमान आबिद साहब, क्या कहेंगे आप? जेलों में पीटीआई की ख़वातीन से बदसलूकी का जो मामला है, ये प्रोपेगेंडा है फिर या कोई हकीकत भी है? देखिए, अगर आप हिस्ट्री को देखें और रोज़मर्रा के वाक़यात उठा के देखें अखबारात के, थानों के अंदर तो हमें इस तरह की ज्यादती के बेशुमार वाक़यात नजर आते हैं। जेलों में अगर चाहे हमने बहुत कम देखा। अच्छा। लेकिन जो कुछ राना सनाउल्लाह ने कहा है वो भी संगीन है, जो कुछ इमरान खान साहब कह रहे हैं वो भी संगीन है। अब इस मसले का हल ये नहीं है कि वज़ीर आला 2 रुकनी कमेटी बना दे और उसकी इन्वेस्टिगेशन करके हमें मसला नतीजा सुना दे। आपका ख्याल है कि वज़ीर आला साहब जो है, जो कमेटी बनेगी, जो जिन पर इल्ज़ाम है वही इन्वेस्टिगेट करके बताएंगे कि ऐसा सलूक नहीं हुआ? इसकी तो कोई जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। और जितनी भी खवातीन इस वक्त जेलों में हैं, 26 के करीब उन्होंने कहा है कि 16 के करीब इस वक्त रह गई है, बाकियों को हमने रिहा कर दिया है, उन सबको बुलाकर उनके साथ पूछा जाए कि भी आपके साथ क्या ज्यादती हुई है, अगर कोई ऐसी बात निकल के आ रही है। और लेकिन वो आपके मुकामी इंतजामिया के अफसरान नहीं कर सकेंगे, वो एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है, ये कोई नया खेल नहीं है। ये बिल्कुल ठीक कहा इम्तियाज आलम ने, पीपल्स पार्टी के कारकुनों के साथ, खवातीन के साथ क्या कुछ नहीं हुआ तारीख में। और उससे पहले बाकी जगह पे देखिए, बलूचिस्तान के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर, जनूबी पंजाब में क्या कुछ नहीं होता। लेकिन अब ये मसला इतना संगीन है कि अगर हमने इसको सही तरीके से एड्रेस ना किया तो बाहर की दुनिया में एक रिफ्लेक्शन एक और जा रहा है। पीटीआई एक और तरीके से इसका नैरेटिव बयान करेगी, हुकूमत उसका नैरेटिव एक और तरीके से बयान करेगी। तो ये कोई पाकिस्तान की कोई मुस्बत तस्वीर तो नहीं जा रही। और अगर यही खवातीन बाहर निकलकर उन इल्जामात की तस्दीक कर दें जो कुछ इमरान खान कह रहे हैं, तो फिर क्या इज्जत एहतराम रह जाएगा हमारे इदारों का, हमारे थानों का, हमारी अदालतों का, हमारे इसका जेलों का? तो मैं ये समझता हूं कि इस मामले में सियासत करने की बजाय जी एक मिनट इनके लवायकीन और वकला जो है तहरीक इंसाफ के, ये दूसरे वो क्यों नहीं जाते हाई कोर्ट? वो इम्तियाज आलम साहब, कई लोगों ने अदालतों में दरख्वास्त दी हुई है कि उनके बच्चियों को अदालतों में पेश किया जाए, अभी तक पेश नहीं किया गया। ये दरखास्तें मौजूद है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो सारे अदालतें नहीं कर रही ना, अब वो क्या करें उसके ऊपर? यार अदालतें तो इतना ज्यादा रिलीफ दे रही थी, वो अब तो जो अदालतों से रिलीफ मिल रहा था, अब उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहा जा, नहीं सबके लिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपकी बात बजाय, लेकिन जिन लोगों ने अदालतों के अंदर दरखास्तें दी हैं उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही।
अब मसला ये है कि इसका हल ये है कि आप एक इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं। इस तरह ना करें, इस तरह ना करें भाई, आप बड़ा इस पे मिल सकता है जी, रिलीफ मिल सकता है, बिल्कुल जाए तो सही आप। ठीक है, ठीक है जी। रिजवान रजी साहब, देखिए बात ये है कि मैं यार इम्तियाज आलम साहब की बात को एंडोर्स करना चाहूंगा। जुडिशल पे आप जेल में जा ही नहीं सकते जब तक अदालत का हुक्म मौजूद तो ना मैं हो। जुडिशियल का मतलब ही तो वही जब अदालत ही जुडिशल- करेगी ना। अब बात तो सुन लीजिए, और वहां पे वो अदालत के रहमो करम पे होते हैं, वहां पे वो एडमिनिस्ट्रेशन के रहमो करम पे नहीं होते। कानून ये कहता है कि जब अदालत आपको इंतजामिया से यानी पुलिस से अपने जेर इंतजाम लेती है तो वो आपको जुडिशल लॉकअप में जेल में भिजवाती है। तो इसलिए ये कहना वो इस वक्त अदालत की कस्टडी में है, और अगर उनके साथ कोई गलत बात हो रही है तो अदालत उसकी जिम्मेदार है और अदालत में जाना चाहिए। मैं इम्तियाज आलम साहब की बात को 101% एंडोर्स करूंगा, लेकिन मैंने 26 वाले प्रोग्राम के अंदर, इसी प्रोग्राम के अंदर बैठ के उस नुक्कड़ में बैठा हुआ था, तो मैंने एक बात कही थी और मैंने कहा था कि इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद से लौटे हैं तो उन्होंने एक मीटिंग की थी जूम के ऊपर अपनी सोशल मीडिया टीम के साथ। अच्छा। और 3 पॉइंट एजेंडा दिया था उन्होंने, मैं दोहरा रहा हूं सिर्फ याद दहानी के लिए। एक तो ये है कि अब हम फौज पे तनकीद नहीं करेंगे, वो रिहा होके जब वापस आए हैं ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो उन्होंने कहा था हम एक तो फौज पे तनकीद नहीं करेंगे, हम पुलिस पे तनकीद करेंगे। जो नौजवान तशद्दुद का शिकार होंगे या नहीं भी होंगे तो दुनिया भर की पुरानी जो आप निकाल लीजिए फुटेजेस और तस्वीरें, और उनके जरिए आप प्रोपेगेट करेंगे कि पुलिस जो है वो अंदर तशद्दुद कर रही है, और जो खवातीन हैं उनके रेप का आपने इल्जाम लगाना। इसका इलाज क्या है? तो बता दें। राना सनाउल्लाह साहब ने इस तरफ इशारा किया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं आपसे अर्ज करूंगा फिर उसका एक ये मैंने 24 वाले दिन 26 वाले दिन ये अपने प्रोग्राम में ये बात मैंने अर्ज कर दी थी कि ये उनकी नई स्ट्रेटजी है। अब हुआ ये कि उसके अंदर अब जाहिर है कि इस तरह का कोई मटेरियल मिल ही नहीं रहा था, इस तरह के कोई फैक्ट सामने ही नहीं आ रहे थे, तो लिहाजा उन्होंने उसको ड्रामेटाइज करने की कोशिश की। इसका इलाज बता दें, जिसके लिए मैं पूछना चाहता हूं आपसे क्या तरीका क्या होगा? मैं अर्ज कर रहा हूं। उसके लिए फिर राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई, और रात को 12:26 पे जब वो आए नींद से उठ के तो उन्होंने की। इसका इलाज मेरे प्यारे भाई सलमान आबद ये है कि हुकूमत सच बोले, और वो हुकूमत सच बोले और बताए कि हकायक क्या है। झूठ खुद ब खुद फिशू होता जाएगा। तो अभी तक सच बोल रही है। मैं अभी तक इमरान खान साहब ने जो आज सुबह 4 बजे या 3 बजे उन्होंने 2 ट्वीट्स करके डिलीट किए हैं, उसके अंदर तस्वीर भी गलत थी और हकायक भी गलत थे। तो और इमरान खान साहब बहुत कम अपनी ट्वीट को वापस लेते हैं, लेकिन उन्होंने तो अपनी ट्वीट्स वापस ले ली या डिलीट कर दी। उनके मुतासरीन जो हैं वो अपने झूठों पे कायम हैं। पंजाब पुलिस जो या इस्लामाबाद पुलिस जो है वो प्रॉम्प्टली उसको रिप्लाई करती है, लेकिन इमरान खान साहब के फॉलोअर की रीच होती है 2.5 लाख, 5 लाख, 12 लाख, जबकि पुलिस की रीच होती है 25,000, 10,000, 12,000। और मेरे प्यारे इम्तियाज आलम साहब के पास जो डिनाइल होता है वो नहीं पहुंचता पुलिस का, और उनकी खबर पहुंच जाती है जो कि झूठी होती है और जिसको डिनाई किया जा रहा होता है विद साउंड फैक्ट्स एंड फिगर। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये प्रोपेगेंडे वार का नया फेज है, जिसके अंदर इमरान खान साहब ने अपने खवातीन फॉलोअर्स की इज्जत को भी स्टेक के ऊपर लगा दिया है। खुदा का खौफ करे, ये जो इतना बड़ा स्टिग्मा वो अटैच कर रहे हैं अपने उन वर्कर्स के साथ जो उनके लिए जेल गई हैं, वो जब बाहर निकलेंगी और अमली जिंदगी में आएंगी, ये स्टिग्मा फॉर द लाइफ उनका पीछा करेगा अगर उनके साथ ये सानेहा नहीं हुआ। अगर वो नहीं हुआ तो वो कैसे बाहर आके कहेंगी कि हमारे साथ हुआ यार? अगर भी तो बताए ना भाई, आपने उनकी बात तो सुनी नहीं ना। उन्होंने तो मैं तो यही तो आपसे कह रहा हूं कि इसको इन्वेस्टिगेट करवाएं ना। आप तो ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं पहले से, आपने भी ऐलान कर दिया। मैंने नहीं कहा। अब देखिए, आज पुलिस ने या जिला इंतजामिया ने वहां का दौरा किया है, हम उनकी वन साइडेड बात को नहीं मान सकते। हम इंतजामिया को इसके अंदर फरीक समझते हैं। हम समझते हैं वो अदालत की कस्टडी में है, अदालत उनको तलब करके पूछे कि आपको क्या मसला दरपेश है, आपके बारे में आपके लीडर ये बातें कर रहे हैं। अदालत नहीं पूछती तो अदालत के पास उनके लवाहिकीन जो हैं, जैसे इम्तियाज आलम साहब ने फरमाया, वो दरखास्त लेके जाएं कि जनाब ये हमारी खवातीन अंदर हैं, उनके किरदार की खुशी की जा रही है। मैं मस्जिद के हवाले से भी बात करेंगे। IMF माहिदे के सवाल पर आज इसहाक डार साहब बरहम हो गए। इस्लामाबाद में एक तकरीब के दौरान सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि IMF से माहिदा ना होना क्या आपकी नाकामी है, तो इस पर इसहाक डार साहब बरहम हो गए। उल्टा सवाल पूछ लिया कि
क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया है? मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने दिया है। सवाल यह है कि इसाक डार का ये कमाल है या फिर ये परफॉर्मेंस पर एक और सवाल है। जी रजी साहब, मेरा ख्याल ये है कि ये कोई जवाब नहीं है। ठीक है, डिफॉल्ट नहीं होने दिया, लेकिन आपने साथ में इकोनॉमी का रगड़ा निकाल दिया है पकड़ के। इंपोर्ट्स के ऊपर आपने स्कैनिंग लगा दी है, ड्यूटी मतलब बहुत सारी एलसीज ओपन नहीं हो रही। लग्जरी आइटम को तो आप भूल जाएं, बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल जो टेक्सटाइल में हमारी प्रोसेसिंग में यूज होते हैं, वैल्यू एडिशन के अंदर जाते हैं, उनके ऊपर आपने पाबंदी लगा दी है। मैंने लाहौर और फैसलाबाद के अंदर एक एक दिन के अंदर कई फैक्ट्रियां जिनके अंदर 200 से 800 लोग काम करते थे विद ए सिंगल स्ट्रोक बंद होते हुए देखी हैं, क्योंकि वैल्यू एडिशन का माल नहीं जाएगा तो आपकी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी। लेकिन इसाक डार साहब ने ये करके, ये तो उन्होंने क्रेडिट ले लिया कि मैंने डिफॉल्ट नहीं होने दिया और इधर उधर से मांग तांग के, लेकिन भाई ये जो बेरोजगारी आपने बढ़ाई है और ये जो इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं जिसके नतीजे के अंदर टैक्स भी बंद होगा इस कौमी खजाने में आना, और आपका रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं होगा, आप इसके लिए क्या किसी के सामने अपने आप को जवाब दे नहीं समझते? ठीक है, आप तो बड़े दावों के साथ आए थे कि आप जो है IMF को डील कर सकते हैं और आप IMF को नाराज करके बैठ गए। ठीक है, इम्तियाज आलम साहब, मुल्क की जो मईशत की इस वक्त हालत है बदतरीन सूरत हाल से दो चार है, ऐसे में वज़ीर ख़जाना का ये बयान जो है उनकी बड़ी कामयाबी है या फिर वो जिम्मेदार है मईशत की बदहाली के? ये मैं कितना टाइम है आपके पास? आप 2 मिनट है, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। 2 मिनट में मैं कमेंट नहीं करूंगा। चलिए क्विकली सर कुछ रिस्पॉन्ड करें। आई डोंट हैव एनी आंसर। ठीक चले, ठीक है सलमान आबिद साहब। देखिए बात यह है, इसाक डार साहब का इलाज एक ही है। इनके वो तमाम बयानात जब वो लंदन से चले थे ना, वो एक उनको सुनाएं और उनको बताएं कि आपने क्या कहा था और अब इकॉनमी कहाँ खड़ी है। उस वक्त मिफ्ता इस्माइल को गालियाँ निकालने की बजाय अगर वो थोड़ा सा ज़रा जिम्मेदारी का मुजाहरा करते और मामलात को अफाम तफहीम से लेके चलते मीशत को, और बड़े बड़े जज्बाती नारे लगाने की बजाय, बड़े बड़े दावे करने की बजाय कि डॉलर मैं नीचे ले आऊँगा, IMF को मुझे डील करना आता है, फलां को मैं डील करता हूँ, बढ़के मारने की बजाय अगर, और ये मीशत कभी बड़कों से ठीक नहीं होती। मईशत के लिए आपको बड़े ठोस इकदाम करने होते हैं, लॉन्ग टर्म तरीके से आपको चीज़ें लेके चलनी होती हैं, मिड टर्म पॉलिसी बनानी पड़ती है, शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनानी पड़ती है, और अभी भी वो बढ़ के मार रहे हैं। डिफॉल्ट नहीं हुआ, पता नहीं क्या वो कहना चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ खड़ी है, आप क्यों नहीं माहिदा कर पा रहे? ये जवाब देना पूरी कौम को कि आपने तो कहा था मैं IMF से मुझे माहिदा करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, वो मेरी बात मान लेंगे। ये जो मईशत और ये जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है, मुझे IMF से डील करनी आती है, और ये जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून जिस बड़े सियासी अताब का शिकार है ना, उसमें ये जो इसाक डार साहब का माशाल्लाह मरकजी हिस्सा है, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से लोग नाला हैं, उसकी बुनियादी वजह तो इकॉनमी की पॉलिसी है ना, मईशत से जुड़े मामलात है ना, महंगाई है ना, बेरोजगारी है ना। इसलिए इसाक डार साहब मलबा उठाएं, जैसे लंदन से चले थे ना इनकलाब लाने के लिए, अब ये तस्लीम करें कि मेरा इनकलाब नाकाम हो चुका है और मैं वो परफॉर्मेंस नहीं दे सका। और मुझे याद है मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था कि जितनी बढ़के मार के मेरी वजारत खजाना खत्म की गई है, मैं कुछ अरसे के बाद पूछूंगा इसाक डार साहब से कि वो तमाम वादे जो आपने आने से पहले किए थे वो कहां खड़े हैं। साहब से पूछते हैं, सर आपको क्या लगता है जो मईशत के हालात है, इसका वाहिद हल अब इलेक्शन ही है? मईशत के बहरान का हल बिल्कुल इलेक्शन नहीं है। अच्छा, ना उसका हल किसी मिफ्ता के पास है, ना उसका हल हमारे डार साहब के पास है, ना वो असद उमर के पास था, ना वो एक बैंकर जो था बना रहा वजीर खजाना उसके पास। ये जो अभी एक मियाँ आतिफ हैं, क्या नाम है उनका? जी मियाँ आतिफ मियाँ आतिफ, जो उन्होंने बात की थी, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट्स ने उनकी सारी बात को रद्द कर दिया। उनकी बात सुने, वो काम की बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये लोग सुनते नहीं हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स। और ये हमारी इकोनॉमी का कोई फौरी हल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इसे दोबारा ये बहुत लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, और ये जो मिड टर्म में भी ये मुझे बहरान हल होता नजर नहीं आता है। तो लिहाजा मैं अब क्या बुरा कहूँ इस वजीर खजाना को या उस वजीर खजाना को, और ना मैं इस पर बात कर सकता हूँ आधे मिनट में। ये एक लंबा मौजूद है, इस पर आप रखें, इसमें कोई इकोनॉमिस्ट भी बिठाएं, फिर हम उनसे बात करेंगे। जरूर सर, इस पे हम खुसूसी गुफ्तगू रखेंगे और उसमें आप हमें ज्वाइन कीजिएगा, तफसीलन बात होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में मईशत को दोबारा से ट्रैक पर नहीं लाया जा सकता। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।